नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, आदाब, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और ये 62 नंबर क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन चल रहा है। और दोस्तों हम इसमें याद कराने का काम करेंगे। अगर इस चैप्टर से बीपीएससी प्रीलिम्स तक में भी कोई क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, तो आप याद रखिए कि इससे बाहर नहीं आएगा, इसी में से आएगा। और ये रोशन सर के द्वारा लिखा गया बुक है, आपको पता ही है, बहुत मेहनती टीचर हैं। चलिए शुरू करते हैं, याद करते हैं। गुरु गोविंद सिंह के संदर्भ में ये जो आप बता देते हैं, गुरु गोविंद सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो गुरु गोविंद सिंह ने 1799 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना किया, बिल्कुल सही है। गुरु गोविंद सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का जीवित गुरु माना, ये बात सही है। और गुरु अर्जुन देव ने जफरनामा को फारसी में अनुवाद नहीं किया, फारसी में लिखा। ठीक है। 63 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। देखिए, बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण देव था, ये बात सही है। बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण देव है, ये बात सही है। अच्छा, बंदा बहादुर को सच्चे बादशाह कहा जाता है, ये बात भी सही है। तो बंदा बहादुर का बचपन का नाम लक्ष्मण देव और बंदा बहादुर को सच्चा बादशाह कहा जाता है, ये बात भी सही है। अच्छा, गलत क्या है। अच्छा, पहले सही वाला देख लीजिए। गुरु गोविंद सिंह ने बाद गुरु गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने संभाला, ये बात भी सही है। गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का नेतृत्व कौन संभालता है, बंदा बहादुर। ठीक है। अच्छा, जो गलत है कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने बंदा बहादुर की हत्या करवा दिया था। नहीं नहीं नहीं, मोहम्मद शाह ने नहीं किया था। ठीक है, ये गलत है। कहता है कि बंदा बहादुर की जो हत्या है ना, 1716 में फर्रुखसियर ने करवाया। बंदा बहादुर की हत्या कौन करवाया, फर्रुखसियर ने। बंदा बहादुर की हत्या करवाया फर्रुखसियर ने 1716 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन। दल खालसा संगठन किसके नेतृत्व में संगठित किया गया था, तो कपूर सिंह। दल खालसा संगठन किसके नेतृत्व में संगठित किया गया था, कपूर सिंह के नेतृत्व में। दल खालसा किसके संगठन में गठित किया गया था, तो कपूर सिंह की। चलिए इसको थोड़ा सा देखेंगे, समझिएगा। अच्छा नोट्स है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए, कहता है कि मिरानपुर कटरा का युद्ध 23 अप्रैल 1774 को हुआ था। उस समय अवध का जो नवाब था वो सुजाउदौला था। ठीक है। मिरानपुर कटरा का युद्ध 23 अप्रैल 1774 में हुआ। उस समय अवध का नवाब सुजाउदौला था। और ये जो युद्ध हुआ ना, अवध और रुहेलों के बीच हुआ था। ये जो युद्ध हुआ था अवध और रुहेल के बीच, जिसमें रुहेल जीत गया। ठीक है। अच्छा, सुजाउदौला के बाद अवध का नवाब आसफुदौला बना, ये बात भी याद रखिए। सुजाउदौला के बाद अवध का नवाब आसफुदौला बना। सुजाउदौला के बाद अवध का नवाब आसफुदौला बना, ये याद रखिए। अच्छा, लखनऊ में बड़े इमामबाड़ा का निर्माण आसफुदौला ने करवाया था। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण आसफुदौला ने करवाया था। और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे कि अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। चलिए इसको भी थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे कहता है कि अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया 1856 में। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया 1856 में। ठीक है। डलहौजी ने जेम्स आउटरम को आधार बनाकर मिलाया था। ठीक है। अच्छा, जाट नेता राजा राम ने अकबर के मकबरों को क्षति पहुंचाया। जाट नेता राजा राम ने अकबर के मकबरा को क्षति पहुंचाया था। जाट नेता राजा राम ने अकबर के मकबरा को क्षति पहुंचाने का काम किया। चलिए अगला देखते हैं। सिख राज में राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का कितना भाग लेकर दल खालसा में सुरक्षा के लिए प्रबंध के लिए लिया जाता था, तो उपज का 1/5 भाग, मतलब 20%। कहता है कि सिख राज में राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का कितना भाग लेकर दल खालसा में सुरक्षा के प्रबंध हेतु लिया जाता था, तो उपज का 1/5 भाग। कपूर सिंह के निधन के बाद दल खालसा का नेतृत्व किसने संभाला, जस्सा सिंह आहलूवालिया ने। कपूर सिंह के निधन के बाद दल खालसा का नेतृत्व किसने संभाला, जस्सा सिंह आहलूवालिया। कपूर सिंह के निधन के बाद दल खालसा का नेतृत्व जस्सा सिंह आहलूवालिया ने संभाला था।
अगला है कि रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? शुक्रचकिया मिसल से। ठीक है, तो रंजीत सिंह का संबंध शुक्रचकिया मिसल से था। अच्छा, सिखों को 12 स्वतंत्र मिसल तथा जत्था में किसने विभाजित किया था? जस्सा सिंह। सिखों को 12 स्वतंत्र मिसल तथा जत्था में किसने विभाजित किया था? जस्सा सिंह। सिखों को 12 स्वतंत्र मिसल तथा जत्था में किसने विभाजित किया था? जस्सा सिंह। शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है रंजीत सिंह। शेर ए पंजाब रंजीत सिंह। शेर ए पंजाब रंजीत सिंह। शेर ए पंजाब रंजीत सिंह। रंजीत सिंह लाहौर के ऊपर अपना अधिकार कब स्थापित किया? 1799 में। रंजीत सिंह लाहौर के ऊपर अपना अधिकार कब स्थापित किया? 1799 में। अच्छा, साहू जी को मुगलों की कैद से बहादुर शाह प्रथम ने कब आजाद करवाया? 1707 में। उस समय औरंगजेब का निधन हो गया था। तो वही है कि साहू जी को मुगल की कैद से बहादुर शाह प्रथम ने कब आजाद करवाया? तो 1707 में, और जब औरंगजेब मर गया था। अगला कि 1700 में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध उसकी वीर पत्नी डैश के नेतृत्व में जारी रखा। कहता है कि 1700 में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध जो लड़ाई था उसकी वीर पत्नी ताराबाई के नेतृत्व में जारी रखा। राजा राम की पत्नी थी ना ताराबाई, जब राजा राम 1700 में मारे गए उसी समय मराठा ने मुगलों के विरुद्ध लड़ाई को जारी रखा ताराबाई के नेतृत्व में। अच्छा, मराठा साम्राज्य की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला कौन थी? ताराबाई। मराठा साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली दोस्तों महिला ताराबाई थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 74 नंबर, साहू जी ने शासन प्रबंधन की देखभाल के लिए किसे मराठा राज का पेशवा नियुक्त किया? बालाजी विश्वनाथ। साहू जी ने शासन प्रबंध की देखभाल के लिए किसे मराठा राज का पेशवा नियुक्त किया? बालाजी विश्वनाथ। अच्छा, पेशवा का पद किस पेशवा के समय वंशानुगत हो गया? बालाजी विश्वनाथ के समय। पेशवा का पद किस पेशवा के समय वंशानुगत हो गया? बालाजी विश्वनाथ के समय। पेशवा का पद किस पेशवा के समय वंशानुगत हो गया? बालाजी विश्वनाथ के समय। अगला कहता है कि मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहते हैं? मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक दोस्तों हम कहते हैं बालाजी विश्वनाथ को। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ को दूसरा संस्थापक कहते हैं मराठा का। अगला है कि चौथ और सरदेश मुखी के बारे में कौन सा कथन, मैंने कथन पर विचार कीजिए। चौथ और सरदेश मुखी था ना, उसके बारे में कुछ कथन है, उस पर विचार करना है। सरदेश मुखी एक तरह से रंगदारी जैसा था। तो सरदेश मुखी उन भूमि पर 10% की अतिरिक्त जुर्माना था जिस पर मराठों ने वंशानुगत अधिकार का दावा किया था। सरदेश मुखी उन भूमि पर 10% की अतिरिक्त जुर्माना था जिस पर मराठों ने वंशानुगत अधिकार का दावा किया था। बिल्कुल सही है। मराठा छापों से बचने के लिए चौथ मराठाओं को दिए जाने वाला भूराजस्व का कर का 1/4 था। मराठा छापों से बचने के लिए जो चौथ था ना, वह मराठाओं को दिए जाने वाले भू राजस्व का 1/4 था। ठीक है, चलिए 78 नंबर है, निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा ने चौथ एवं सरदेश मुखी कर वसूलने का अधिकार मराठा सरदार को दिया था? तो बालाजी विश्वनाथ। निम्नलिखित में किस मराठा पेशवा ने चौथ एवं सरदेश मुखी का वसूल करने का अधिकार मराठा सरदारों को दिया था? वह था बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, 79 है, किसने कहा था हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएगी? किसने कहा था हमें इस जर्जर वृक्ष के तना पर प्रहार करना चाहिए, शाखा तो अपने आप गिर जाएगा? तो वो बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के लिए कहा कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तना पर प्रहार करना चाहिए, शाखा तो अपने आप गिर जाएंगी। अगला है, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे बालाजी बाजीराव। ठीक है, तो नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे बालाजी बाजीराव। नाना साहेब के नाम से बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखाने का अधिकारी कौन था? पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखाने का अधिकारी था इब्राहिम गारदी। और जो पानीपत का तीसरा लड़ाई 14 जनवरी 1761 को हुआ था मराठा और अफगान के बीच। पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ? 14 जनवरी 1761 को मराठा और अफगान के बीच हुआ।
और वही कहा कि तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखाने का अधिकारी था इब्राहिम गारदी। अगला चलिए 82 नंबर। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ, यह कथन किस विद्वान का है? काशीराज पंडित का। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ, यह कथन है काशीराम पंडित का। ठीक है। सालाबाई की संधि 1782 में, सालाबाई की संधि 1782 में, सालबाई की संधि 1782 में, सालबाई की संधि 1782 में हुआ था। अच्छा, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किसके सलाह पर पेशवा को नायब ए गुनायब बनाया? महादजी सिंधिया। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किसके सलाह पर पेशवा को नायब ए गुनायब बनाया? तो महादजी सिंधिया। ठीक है, महादजी सिंधिया के सलाह पर पेशवा को नायब ए गुनायब बनाया। चलिए अगला कुछ नोट्स है, इसको समझेंगे। क्या कहता है कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक छत्रपति शिवाजी था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज। अच्छा, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को। मराठा और अफगानों के बीच। मराठा की तरफ से नेतृत्व किया था सदाशिव राव और विश्वास राव। मराठा की तरफ से नेतृत्व किया था सदाशिव राव और विश्वास राव, और अफगान की तरफ से किया था अहमद शाह अब्दाली। अच्छा, पानीपत का तृतीय कारण क्या था? कि मराठा ने लाहौर से अफगानी सूबेदार तैमूर शाह को गद्दी से हटा दिया था। देखिए, पानीपत का तीसरा लड़ाई का कारण था कि मराठा जो था ना, वो लाहौर का अफगानी सूबेदार तैमूर शाह को गद्दी से हटा दिया था, इसी के लिए। ठीक है। अगला है कि जो आप देखिए कि यहाँ पे पानीपत की तृतीय लड़ाई 14 जनवरी 1761 में मराठा के तोपखाना का नेतृत्व इब्राहिम गारदी किया था। आंख से देखा था काशीराम पंडित या काशीराज पंडित, और यह कहा था कि मराठे के लिए प्रलयकारी है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बड़ौदा का संस्थापक कौन था? गायकवाड़। बड़ौदा का संस्थापन गायकवाड़। बड़ौदा का संस्थापक गायकवाड़। इंदौर का संस्थापक होलकर। इंदौर का संस्थापक होलकर। इंदौर का संस्थापक होलकर। ग्वालियर का संस्थापक सिंधिया हो जाएगा, और नागपुर का संस्थापक भोसले। एक बार फिर से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बड़ौदा का संस्थापक हो जाएगा गायकवाड़। बड़ौदा का संस्थापक गायकवाड़। बड़ौदा का संस्थापक गायकवाड़। इंदौर का संस्थापक होलकर। इंदौर का संस्थापक होलकर। इंदौर का संस्थापक होलकर। नागपुर का संस्थापक भोसले। नागपुर का संस्थापक भोसले, और ग्वालियर का सिंधिया। ग्वालियर का सिंधिया। चलिए अगला देखेंगे कि 31 दिसंबर 1802 को किस मराठा शासक ने बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किया? 31 दिसंबर 1802 को किस मराठा शासक ने बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किया था? बाजीराव द्वितीय। ठीक है, यह बाजीराव द्वितीय था। तो 31 दिसंबर 1802 को किस मराठा शासक ने बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किया? बाजीराव द्वितीय। ठीक है, आगे बढ़िए। 87 नंबर कहता है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों? कहता है कि विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ, यही है वो सही है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ, ये बात सही है। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। अच्छा, ये जो गलत है उसको सही करेंगे। रुहेलखंड का राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी, नहीं, ये गलत है। रुहेलखंड राज्य का गठन अली मोहम्मद खां द्वारा अधिकृत राज्य में हुआ था। रुहेलखंड राज्य का गठन अली मोहम्मद खां अधिकृत राज्य क्षेत्र में हुआ था। रुहेलखंड राज्य का गठन अली मोहम्मद खां अधिकृत राज्य क्षेत्र में हुआ था। अगला है कि निम्न कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन गलत है? देखिए, ऊपर के गलत था। कहा था कि अली मदान खां ने, नहीं, मुर्शीद, यहाँ पे सही वाला को पढ़िए सीधा। देखिए, मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में राजस्व कृषि प्रारंभ किया था, बिल्कुल सही है। मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ किया था। मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ किया था, एकदम सही है।
अच्छा, महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाना स्थापित किया था। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाना स्थापित किया, ये बात भी सही है। अच्छा, आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, एकदम सही है। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड का रेखागणित को तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। अच्छा, मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण के लिए धन दिया, सही है। मैसूर के टीपू सुल्तान ने देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण के लिए धन दिया था, बिल्कुल सही है। अगला है कि 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आया, तो खासी के। ये ऊपर भी पढ़े हैं कि 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे, खासी के। आगे देखिए 90 नंबर, निम्नलिखित में भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था, टीपू सुल्तान। भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति में से दूतावास स्थापित किया था, विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित करने का काम टीपू सुल्तान ने किया। अच्छा, महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ था? महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी दोस्तों लाहौर में था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के पूर्व महाराज दिलीप सिंह के विषय में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है? तो पंजाब के पूर्व महाराज दिलीप सिंह के विषय में कौन सा कथन सही है, ये सुनिए। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। देखिए 23 दिलीप सिंह के बारे में सही देखिए, 23 अक्टूबर 1893 को निधन हुआ पेरिस में, लेकिन अंतिम संस्कार इंग्लैंड में हुआ। 23 अक्टूबर 1893 को निधन हुआ पेरिस में, लेकिन अंतिम संस्कार इंग्लैंड में हुआ, ये बात सही है। देखिए अंत्येष्टि हुआ, कह रहा है कि नासिक में, नहीं, अंत्येष्टि कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, यही एक सही था, ठीक है। चलिए बाद बाकी ऊपर देखिए, यहाँ पे कहता है कि उसने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, बिल्कुल नहीं, सिख धर्म छोड़ा था, और वो कभी भी रूस नहीं गए थे, रूस गए थे 93। निम्नलिखित में कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था, मुर्शिद कुली खां। कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर सूबेदार था, मुर्शिद कुली खां। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में, ठीक है, 23 जून 1757 को। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा, गुरु गोविंद सिंह। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा कौन लिखा, गुरु गोविंद सिंह। फारसी में जफरनामा लिखे गुरु गोविंद सिंह। किसने किस सिख गुरु की मुगल बादशाह जहांगीर ने हत्या करवा दिया, गुरु अर्जुन देव का। अच्छा, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध हीरा प्राप्त किया था शाहसूजा से, ये आप जानते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था, वो प्लासी का युद्ध था जो ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था और स्ट्रॉन्ग किया, बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 को। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ प्लासी के युद्ध में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था रॉबर्ट क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव। कहता है कि स्वर्ग से निकला सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव ही होगा, ठीक है, लेकिन पहले उससे पहले आप ये पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव होगा, आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए। चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, नोट्स तो पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए कहता है कि आंगल मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ था। प्रथम आंगल मराठा युद्ध 1775 से 82।
प्रथम अंगल मराठा युद्ध 1775 से, दोस्तों ये सब याद नहीं रहता है, रटना पड़ेगा। प्रथम अंगल मराठा युद्ध 1775 से 82, ठीक है। प्रथम अंगल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 82, और द्वितीय अंगल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 5। द्वितीय अंगल मराठा युद्ध 1803 से 5, द्वितीय अंगल मराठा युद्ध 1803 से 5, और तृतीय अंगल मराठा युद्ध 1816 से 19। 1816 से 19 तृतीय, 1803 से द्वितीय अंगल मराठा युद्ध, और प्रथम अंगल मराठा युद्ध हुआ 1775 से 82। अच्छा, मराठा साम्राज्य में 8 सदस्यीय मंत्रिपरिषद अष्टप्रधान कहलाता था। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय प्रथम के दरबार में 8 महान तेलुगु कवि अष्ट दिग्गज रहते थे। समझिए, क्वेश्चन यहाँ से फंसा देगा आपको। मराठा साम्राज्य में 8 गो सदस्य का मंत्री परिषद होता था। मराठा साम्राज्य में 8 गो सदस्य का जो मंत्री परिषद होता था वह अष्ट प्रधान कहलाता था। लेकिन विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय प्रथम के दरबार में 8 गो महान तेलुगु कवि होता था जिसको अष्ट दिग्गज कहा जाता था। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, आगे देखेंगे। यहाँ कहता है कि अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय, अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय, अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय। अच्छा, बसीन की संधि द्वितीय अंगल मराठा युद्ध 1803 से 5 का कारण बना। बसीन की संधि द्वितीय अंगल मराठा युद्ध 1803 से 5 में हुआ था, उसका कारण बना। अच्छा, रुहेलखंड का प्रथम राजधानी आंवला। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, रुहेलखंड का प्रथम राजधानी आंवला है जो कि यूपी में है। फिर बाद में रामपुर बना, वो भी यूपी में ही है। तो रुहेलखंड का प्रथम राजधानी आंवला, रुहेलखंड का प्रथम राजधानी आंवला, और आंवला कहाँ है, यूपी में। और बाद में फिर रामपुर में रुहेलखंड की राजधानी बना जो कि वो भी यूपी में है। चलिए, ये तो आप देख लिए। अच्छा, प्लासी का मैदान कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। प्लासी का मैदान कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना के सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है, बक्सर हो जाएगा, ये आप जानते ही हैं। अच्छा, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। अच्छा, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 107 नंबर, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था वह था शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की प्रथम संधि के समय 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, तो कहता है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान किया था तो वह शाह आलम द्वितीय ने किया था, और इलाहाबाद की प्रथम संधि के समय से संबंधित है 12 अगस्त 1765। अच्छा, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया, मुगल सम्राट ने, शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। चलिए अगला है कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा को दीवानी दिया, रॉबर्ट क्लाइव। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वितीय बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिया, वह लॉर्ड क्लाइव के समय, और यह था आपको लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, देखिए लॉर्ड क्लाइव का दोस्तों जो कार्यकाल है 1757 से 60, फिर 1765 से 67। लॉर्ड क्लाइव का है 1757 से 60 और 1765 से 67। कार्नवालिस का हो जाएगा 1768 86 से 93। कार्नवालिस का 1786 से 93, कार्नवालिस का 1786 से 93, और लॉर्ड विलेजली का 1798 से 1805। लॉर्ड विलेजली का 1798 से 1805, लॉर्ड विलेजली का 1798 में से 1805, लॉर्ड विलियम बेंटिक का 1828 से 1835, लॉर्ड विलियम बेंटिक का 1828 से 1835। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी 12 अगस्त 1765 को हुआ। इलाहाबाद की संधि के समय रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसको बनवाया था, मोहम्मद रजा खां को। देखिएगा, इलाहाबाद की संधि के बाद
इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद, जो कि बंगाल में था, का उप दीवान बनाया था मोहम्मद रजा खां को। ठीक है। और उड़ीसा का दीवान बना था राय दुर्लभ, और बिहार का सिताब राय। कि मुर्शिदाबाद का हो जाएगा मोहम्मद रजा खां। 112 1765 में दीवानी प्रदान के लिए किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में किस पर्वतीय जनजाति के, तो खासी है, आप जानते ही हैं। 113 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के बारे में कौन सा कथन सही है? हिंदू नायब वजीर के बारे में अवध के, तो कहता है कि राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। कहता है कि राजा जो टिकैत राय था वह नवाब आसफुद्दौला का अर्थ मंत्री था, मतलब कि फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। तो राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला का अर्थ मंत्री था, बिल्कुल सही है कि राजा टिकैत राय आसफुद्दौला का अर्थ मंत्री था। अच्छा, अवध के नवाब के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जाति के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। अवध के नवाब के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जाति के लोगों को उच्च स्थान प्रदान था। दोस्तों ये बात भी सही है। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों को निम्नलिखित सही क्रम से सजाइए। दोस्तों ये हो जाएगा सबसे पहले अंबर का युद्ध हुआ था। अंबर का युद्ध हुआ था 1749 में। उसका बाद प्लासी का युद्ध दोस्तों हुआ था 1757 में। वांडीवास का युद्ध दोस्तों 1760 में, और बक्सर का 1764 में। तो यही सही हो जाएगा। अंबर का युद्ध हुआ था 1749 में, अम्बुर का युद्ध हुआ था 1749 में, प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों, प्लासी का हुआ था 1757 में, प्लासी का 1700, वांडीवास का 1760 में, और बक्सर का 1764 में हुआ था। चलिए अगला है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। काउंट डी लाली। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। ठीक है, तो काउंट डी लाली था। और ब्रिटिश की तरफ से तो फ्रांसीसी वांडीवास के युद्ध में आयरकुट ने भाग लिया था। देखिए वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ, लेकिन फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था। ठीक है, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में ये वांडीवास का युद्ध हुआ था, जिसमें कि काउंट डी लाली, जिसमें फ्रांस की तरफ से काउंट डी लाली नेतृत्व किया था और ब्रिटिश की तरफ से आयरकुट किया था। ठीक है, अगला है कि वांडीवास का युद्ध 1760 किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया था। वांडीवास के युद्ध में जो 1760 में हुआ उसमें क्या हुआ? तो ब्रिटिश ने फ्रांस को हरा दिया। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव, मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव सही है ना? ना, बक्सर के विरुद्ध मीर जाफर के विरुद्ध, ये ना ये कहाँ से हो जाएगा? ये नहीं है दोस्तों। कौन सा युद्ध सुमेलित है कह रहा है, देखिए वो देखिए यहाँ पे, बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सही है। चिलियावाला के युद्ध डलहौजी के विरुद्ध सिख था। चिलियावाला के युद्ध में डलहौजी के विरुद्ध में कौन था? सिख था। चिलियावाला के युद्ध में डलहौजी के विरुद्ध में सिख था। और खुर्दा के युद्ध में निजाम के विरुद्ध में मराठा पेशवा था। ठीक है, खुर्दा के युद्ध में निजाम के विरुद्ध में मराठा पेशवा था। खुर्दा के युद्ध में मराठा पेशवा था। ठीक है, चलिए अगला है 118। निम्नलिखित में किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? मराठा ने। मराठा ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था, इसको याद रखिएगा। मराठा ने। किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली? वो महाराज रंजीत सिंह ने कहे थे। महाराजा रंजीत सिंह ने ये बात कहा है। अच्छा, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह। महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह। महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़क सिंह। अच्छा, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना किया था, जो कि न्यायिक संगठन था? राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला का स्थापना दोस्तों लाहौर में किया था? चलिए कुछ नोट्स इसको देखिए, नोट्स को एकदम
इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, इसको एकदम देखते रहना है। जैसे पटना का रूम मालिक पैसा दीजिएगा तो देखते रहता है ना, उसी तरह। देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक वारेन हेस्टिंगस। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक वारेन हेस्टिंगस को माना जाता है, और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक वारेन हेस्टिंगस है, और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक दोस्तों नहीं नहीं, देखिए वास्तविक संस्थापक वारेन हेस्टिंगस और संस्थापक क्लाइव हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कहता है कि आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध को जीतकर ही द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध को जीतकर ही लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध को जीता रॉबर्ट क्लाइव ने जीता, और 1849 में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया, ठीक है। अच्छा, डलहौजी पंजाब में बेहतर शासन चलाने के लिए 3 सदस्यीय परिषद का गठन किया। डलहौजी ने पंजाब में बेहतर शासन चलाने के लिए डलहौजी ने पंजाब में बेहतर शासन चलाने के लिए, ठीक है, 3 सदस्यीय परिषद का गठन किया, जिसमें कि जॉन लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल तीनों ने मिलकर शासन चलाता था, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे क्या कहता है, ये तो हो गया था लाहौर। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह। पंजाब के विलय के बाद पंजाब पर शासन करने के लिए कौन 3 परिषद का गठन हुआ? एच.एम. इलियट और क्या बोल रहा है, 3 वो था दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा किस तरह से लिखा है, ए और डी होगा, मतलब एच.एम. इलियट होगा। क्या कर रहा है? समझिए, यहाँ पे पंजाब के विलय के बाद पंजाब का शासन करने के लिए कौन सा 3 परिषद का गठन हुआ था? तो एक हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और ग्रेनविल मानसेन। ऊपर आप देखें ना, वही है, ठीक है, इसके चक्कर में मत रहिए, ऊपर भी आपको हम बताए हैं। अगला है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, हुआ था आयरकुट। पोर्टोनोवा का युद्ध 1781 में हुआ था। 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 ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, वह सर आयरकुट था, ठीक है। 125 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 125 नंबर नहीं है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिएगा क्या कहता है। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़क सिंह, उसका बाद नौनिहाल सिंह, उसका शेर सिंह, तब दिलीप सिंह, ठीक है। आपने क्या देखा, रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी है खड़क सिंह, खड़क सिंह का उत्तराधिकारी नौनिहाल सिंह, नौनिहाल सिंह का उत्तराधिकारी शेर सिंह, और शेर सिंह का उत्तराधिकारी दिलीप सिंह, ठीक है। अगला है, रणजीत सिंह द्वारा स्थापित पंजाब में सिख धर्म का अंतिम शासक दिलीप सिंह था, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे कि आंगल सिख युद्ध 1845 से 1846, प्रथम आंगल सिख युद्ध 1845 से 46, प्रथम आंगल सिख युद्ध 1845 से 46, और द्वितीय आंगल सिख युद्ध 1848 में हुआ था, 1848-49 में। देखिए, प्रथम आंगल सिख युद्ध 1845 से 46, प्रथम आंगल सिख युद्ध 1845 से 46, और द्वितीय आंगल सिख युद्ध दोस्तों, द्वितीय आंगल सिख युद्ध हुआ था 1848 से 49। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा, उम्मीद क्या करना, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद। पढ़ाई करें और याद करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में एक अलग एनर्जी के साथ। आप लोग भी तब तक याद करें।